हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ की। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर हम मूविंग चार्ज या करंट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म कैसे पता लगता है? मैग्नेटिज्म पता लगता है मैग्नेटिक फील्ड से। जिस तरीके से कि हमारे किसी भी स्टैटिक चार्ज के लिए हम कहते हैं कि उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जहां उसका फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसी तरीके से किसी भी मूविंग चार्ज या करंट के आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और ऑब्वियसली मैग्नेट के पास तो हमें मिलता ही है। अ रीजन ऑफ स्पेस नियर अ मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज पार्टिकल इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर एक्सर्टेड ऑन एनी अदर मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों नाम ध्यान रखिए, क्वेश्चन घुमा फिरा के इन तीनों नाम को यूज़ करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करिए, मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करिए और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करिए। इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। सीजीएस में इसकी यूनिट होती है गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है और इसके डायमेंशन होते हैं mt-2 a⁻1। अब मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे होती है? तो देखिए, जहाँ हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पहले कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ हमें बताता है कि जो फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल के द्वारा वो कितना लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एट्सेट्रा। यहाँ पर हम फोर्स की बात नहीं करते, यहाँ हम फील्ड की बात करते हैं। तो फील्ड के लिए भी हमारे पास एक लॉ है जो बिल्कुल देखने में कूलम्स लॉ जैसा ही दिखता है, जिसको हम बायट सावर्ट लॉ बोलते हैं। बायो सावर्ट लॉ में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका हम एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेते हैं जिसको हम डीएस वेक्टर बोलते हैं। डीएस वेक्टर या डीएल वेक्टर लेंथ एलिमेंट है। इसको कि हमने वेक्टर की तरह लिया है, इसकी डायरेक्शन किधर ली है, जिस तरफ हमारा करंट है। अब यहाँ से किसी पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। यहाँ से आर वेक्टर एक तरीके से कहिए पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट पी का लेंथ एलिमेंट से। तो हम कहेंगे कि करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट होगा अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ वो ये होगा μ0/4π I ds वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे μ0 जो है वो मैग्नेटिक परमिबिलिटी का फॉर्मूला है, जैसे कि हमारे पास वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, दैट इज परमिटिविटी। यहाँ I करंट है, ds वेक्टर या dl वेक्टर लेंथ एलिमेंट है और r वेक्टर जैसा कि मैंने आपको बताया पोजीशन बता रहा है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ हम इसको ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एन कैप लिखा जा सकता है। एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जिसमें आपका डी एल वेक्टर है और आर वेक्टर है। तो क्या करते हैं हम डायरेक्शन के लिए? कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। μ0 जैसा कि मैंने आपको बताया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका वैल्यू होता है 4 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ पे हमें एक छोटे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिला। मान लीजिए कि हमें पूरे वायर के कारण निकालना है, पूरे कंडक्टर के कारण निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होगा? हमारे μ0 4π और I वाली टर्म बाहर आ जाएगी। अगर करंट हमारा पूरे वायर में पूरे कंडक्टर में यूनिफॉर्म I है तो केवल और केवल हमारा इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? ds क्रॉस r अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ ds या dl वेक्टर आप कुछ भी ले सकते हैं। अब पहला मेथड जो है हमारा करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का, इसे हम कहते हैं थंब रूल। थंब रूल में क्या होता है कि आपको करंट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का अंगूठा रखना है और वायर को पकड़ लेना है। अब अपनी उंगलियों को आप घुमाइए तो वायर पकड़ के जैसे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपने सीधे हाथ के अंगूठे को ऊपर की तरफ रखिए, उंगलियों को घुमाइए। वो किस डायरेक्शन में घूम रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए कि ये करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा। अगर ये डाउनवर्ड जा रहा होता तो अपना सीधा हाथ लीजिए, अंगूठा वायर के अलॉन्ग रखिए और अब अपनी उंगलियों को मोड़िए तो उंगलियां किस डायरेक्शन में मुड़ेंगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज हो गई। ये जो केस 2 है इसमें आपको वायर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर दिया है। दिखाने का तरीका है अपवर्ड डाउनवर्ड की जगह अब आउटवर्ड इनवर्ड हो गया। ये एरो का टिप है जो बाहर की तरफ आ रहा है, ये एरो का टेल है जो अंदर की तरफ जा रहा है। अगर अंगूठा आप रखेंगे पेपर के ऊपर तो आप किस डायरेक्शन में रखेंगे? पेपर के ऊपर रखेंगे अंगूठा बाहर की तरफ। तो अब अपनी उंगलियों को मोड़िए, किस डायरेक्शन में मुड़ रही हैं? वो डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही हैं। अंगूठे को पेपर के अंदर की तरफ घुसाते हुए रखिए तो आपकी उंगलियां किधर मुड़ रही हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रही हैं। अगर हमें दिया हो कि सर्कुलर करंट है
सर्कुलर करंट, जैसे अभी हमारा करंट स्ट्रेट था तो फील्ड लाइंस हमारी सर्कुलर थी। अब की बार क्या है कि हमारा जो करंट है वो सर्कुलर है। जैसे मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज करंट आपका घूम रहा है, तो अब आपको क्या करना होगा, इस केस में आपको अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाना होगा, तो डेफिनेटली यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वही सीधा हाथ है, आप अपने हाथ को रखिए पेपर के ऊपर, जिस डायरेक्शन में करंट दिया है उस डायरेक्शन में अपने हाथ की उंगलियों को घुमाइए। जैसे एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो अंगूठा किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगलियां घुमाएंगे तो अंगूठा किधर जाएगा, अंदर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, परपेंडिकुलर टू द पेपर, इनवर्ड। दूसरा रूल है ठक ठक रूल या नॉक नॉक रूल। नॉक नॉक रूल में क्या होता है कि वंस अगेन आपको वही करना है, अंगूठे को रखिए आपके करंट की डायरेक्शन में। अब जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां पे अपनी हथेली को स्ट्रेच करके उंगलियों को ले जाइए। तो देखिए, अगर हम करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखते हैं, उंगलियों को पी पर ले जाते हैं, तो आपको आवाज़ किधर की तरफ सुनाई दे रही है, ठक ठक की आवाज़ आ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। अब अंगूठे को वहीं रहने दीजिए, उंगलियों को दूसरी डायरेक्शन में लाइए और क्यू पर ले जाइए। क्या आप ठक ठक की आवाज़ आ रही है, नहीं। अब आपकी उंगलियां किधर की तरफ आ रही हैं, बाहर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। ऐसे ही आपके मान लीजिए इस ट्राइंगल में आपको करंट की डायरेक्शन दी हुई है, तो हर बार आप अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखिए, ट्राइंगल की अलग अलग साइड्स पे ठक ठक की आवाज़ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ नॉक हो रहा है, यानी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। वहीं इस स्क्वायर में आप देखिए, आपके करंट की डायरेक्शन में आप बार बार अपनी उंगली को रखिए, अंगूठे को रखिए। अंगूठे को रखेंगे इसकी डायरेक्शन में तो आपकी उंगलियां स्ट्रेच करने पर क्या ठक ठक की आवाज़ कर रही हैं, नहीं। सेंटर पे जब हम अपनी उंगलियों को लेके जाते हैं तो उंगलियां किधर की तरफ आ रही हैं, बाहर की तरफ, यानी ठक ठक नहीं हो रही। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे लगता है इतने सारे फॉर्मूले या इतने सारे रूल्स की बजाय हम ये रूल याद रख लें तो मुझे ये सबसे आसान रूल लगता है। अब हमारे पास फार्मूला आ गया, अब हमारे पास मेथड आ गया डायरेक्शन निकालने का। तो एप्लीकेशन देखते हैं, बायो सावर्ट लॉ का क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ में सबसे पहले हम देख रहे हैं थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। तो थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए फाइनाइट लेंथ का हमारे पास कंडक्टर है और पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। अभी जो ठक ठक रूल बताया उससे आप करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखिए तो आपको यहाँ पे ठक ठक की आवाज़ आएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इनवर्ड्स है। अब यहाँ पे दो तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। लगाना बायो सावर्ट लॉ ही है। बायो सावर्ट लॉ लगाएंगे तो हम देखेंगे कि इस पूरी लेंथ के लिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी देखते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 साइन अल्फा बी, या फिर म्यू नॉट आई अपॉन 4πr कॉस थीटा प्लस कॉस फाई। ध्यान रखिए, कोई एक फॉर्मूले की प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप पॉइंट पी से जो एंगल बन रहा है वायर के साथ वो देखते हैं तो आपको साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर वायर के एंड पॉइंट से आप पॉइंट पी के साथ बनने वाले एंगल्स देख रहे हैं तो आपको कॉस थीटा प्लस कॉस फाई की प्रैक्टिस करनी है। अगर हमारा ये वायर सेमी इनफाइनाइट होता, सेमी इनफाइनाइट का मतलब हमारा जो पॉइंट है वो इस एंड के ठीक सामने होता लेकिन दूसरे एंड का पता नहीं होता, तो उस केस में क्या होता, एक एंगल तो हमारा 0 डिग्री हो जाता और दूसरा एंगल क्या हो जाता, 90 डिग्री। नहीं समझे, मैं ये बोल रहा हूँ, ये वायर है आपका, ये आपका पॉइंट पी है, दूसरे एंड का पता नहीं, इस एंड के साथ आपका एंगल क्या बना। तो अगर हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो इस एंड के साथ हम एंगल क्या रखेंगे, एक एंगल हम रख देंगे 0 डिग्री, दूसरा एंगल क्या रखेंगे, 90 डिग्री। मतलब हम देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा पॉइंट पी का दूसरे इनफाइनाइट एंड के साथ वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos 0 रखिए, cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 रखिए, cos 90 का वैल्यू 0। तो क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr या 4πa। यहाँ डिस्टेंस a लिया है तो a आएगा। अगर आपका रॉड इनफाइनाइट होता, यानी दोनों सिरे जो हैं, मतलब आप कहीं से भी देखो, आप पॉइंट पी पे खड़े हो, ये आपका वायर है, ये वाला एंड भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये वाला एंड भी इन्फिनिटी जा रहा है, इधर देखोगे तो भी एंगल इन्फिनिटी की तरफ बन रहा है, इधर देखोगे तो भी एंगल इन्फिनिटी की तरफ बन रहा है, यानी ये भी 90, ये भी 90। एक को प्लस मान लोगे तो दूसरे को माइनस मानोगे, कुछ भी मानो, उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, आपका आएगा क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। अगर आप ऐसा मानते हो कि ये इन्फिनिटी का वायर है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। समझ में आ गया। अब केस थर्ड हम देखते हैं, जहां पर कि हमारा जो वायर है, जो पॉइंट है वो लोकेटेड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है। और हमें दिया है θ2 बराबर -θ1 है। लेंथ ऑफ रॉड हमें दिया है 2l, यानी ये फाइनाइट का केस है।
तो फाइनाइट के केस का मैग्नेटिक फील्ड का वो फॉर्मूला देख रहे हैं जिसमें हमें वायर का लेंथ दिया है। तो इंस्टेड ऑफ एंगल अगर लेंथ दे दिया जाए तो फिर हम एंगल कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये वायर है, इधर आप जितना एंगल बना रहे हो उतना ही एंगल इधर बना रहे हो, क्योंकि ये एल है, ये एल है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपका पॉइंट पी है। तो इस केस में जहाँ की आपको एंगल ना देकर लेंथ दे दी जाए, बीच का डिस्टेंस दे दिया जाए और आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, तो ऐसा ना हो कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं एग्जाम में। आप वहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आई एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा वाला या ये वाला फॉर्मूला कोई भी आप याद रखिए, बट आपको सवाल बनाना है, बस इतनी सी बात है। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वेरियस रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर एटसेट्रा। इनमें क्या होता है, सभी वायर से, सभी वायर का एक तो लेंथ इक्वल होगा, दूसरा सभी वायर का पॉइंट पी यानी सेंट्रॉइड पे जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में मेरा ये जो वायर है इसकी लेंथ फाइनाइट है, इसके दोनों एंड का जो सेंटर के साथ एंगल बनेगा वो फिक्स है, और ऐसा तीनों केस में होगा। दूसरी बात, तीनों का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा, तो हमें एक का मैग्नेटिक फील्ड पता हो तो बाकी दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी उसमें जोड़ देंगे, या एक का मैग्नेटिक फील्ड पता हो तो हम उसको 3 टाइम्स कर देंगे, तो हमें टोटल के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पता लग जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता है ट्राइंगल के केस में इक्विलेटरल में ये कितना होगा, 30 डिग्री। तो हमें ये एंगल मिल गए 30 डिग्री हैं। साइन वाला फॉर्मूला लगा लो, कॉस वाला फॉर्मूला लगा लो, जो आपको लगाना है लगाओ, लेकिन इसका आंसर याद रखो। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है, जहां ए आपकी ट्राइंगल की साइड है। फिर अगर आपको स्क्वायर दिया है तो आपको मिलेगा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। रेगुलर हेक्सागन दिया है तो रेगुलर हेक्सागन के केस में हमें पता है कि सेंटर के साथ ये एंगल कितना बनेगा 60-60, क्योंकि ये एंगल कितना होता है 120। तो वहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकाल लेंगे। एक का निकालो, 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आ गया। ये इसलिए बता रहा हूँ, कई बार इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। इसके अलावा कभी आपको रेक्टेंगल मिल जाए, स्क्वायर ना मिले, इक्विलेटरल ट्राइंगल ना मिले, तो आपको स्क्वायर दे दिया जाए, तो स्क्वायर के केस में आप याद रखिए अगर साइड्स दी हैं तो ये आंसर होगा 8 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर एट पॉइंट पी हमें चाहिए। ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा फाइनाइट लेंथ का वायर है। एक एंड के साथ एंगल 0 बन रहा है, दूसरे एंड के साथ एंगल 90 डिग्री बन रहा है, बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन, एक एंगल 0 हो गया, दूसरा एंगल थीटा दिया है। मैंने 90 गलती से बोल दिया, 90 तो ये वाला एंगल है, बट हम थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला। तो एक एंड जिसके ठीक सामने हमारा पॉइंट पी है, वहाँ से तो हमारा एंगल 0 बन गया। ये वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, अगर भूल गए तो याद दिला देता हूँ, जिसमें इधर अल्फ़ा बनता है, इधर बीटा बनता है। तो अगर आप ऐसे हो तो बीटा का वैल्यू क्या हो गया 0, और अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ है थीटा। तो फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा। सिंपल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।